नमस्कार, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से एवं गोलीय सतह से। इस टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1 अंक वाले प्रश्न एवं उत्तर। पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कोई वस्तु 2 समतल दर्पणों के बीच रखी है। यदि दोनों दर्पणों के बीच का कोण 45 डिग्री हो तो उस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब होंगे A 5, B 6, C 7 और D है 8। इसका उत्तर निकालने के लिए एक सूत्र होता है और वो सूत्र है 360 बटे दिया गया कोण। यहां पे क्या दिया है 45 - 1। तो यहां पे इसको जब काटते हैं तो ये इसका आंसर आता है 8 - 1 बराबर हो जाता है ये 7। तो इसका सही आंसर है 7। इस तरह से इस सूत्र से हम लोग उत्तर निकाल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है 7। दूसरा है, प्रकाश की चाल अधिकतम होगी निर्वात में, वायु में, जल में या कांच में। इसका सही आंसर है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में, वैक्यूम में। तीसरा क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, 1.2, 1.4 या 5.1। तो इसका सही आंसर है 1.5। चौथा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, समतल उत्तल, समतल अवतल। इसका सही आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक होता है 1.65, 1.50, 2.42, 1.42। इसका सही आंसर है 2.42। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.5, 1.33, 2.5 या डी है 4.2। इसका सही आंसर है 1.33। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम के नाम से जाना जाता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। इसके बाद है, दूसरा सवाल है, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना खालिस्तान कहलाता है। तो यह है अपवर्तन। नेक्स्ट है, दंत विशेषज्ञ रिक्त स्थान दर्पण का उपयोग करता है। तो इसका उत्तर होगा दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल खालिस्तान होती है। तो इसका सही आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यह है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण में सदैव खालिस्तान प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर है सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सदैव सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। यह है, भीतरी सतह परावर्तक होने पर गोलीय दर्पण को खालिस्तान दर्पण कहा जाता है। तो इसका उत्तर है उत्तल दर्पण। भीतरी सतह परावर्तक होने पर गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। आइए देखते हैं 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला है, परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। पहला है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात एंगल I बराबर एंगल R। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जो है हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां पे इसका चित्र ही बनाना है, नामांकित चित्र। यह है दर्पण और यह है परावर्तक सतह।
ये है आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण, और ये है अभिलंब। ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान I बराबर होता है परावर्तन कोण R के बराबर। इस प्रकार से नामक चित्र बना दीजिएगा। नेक्स्ट है अपवर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या sin और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित नियतांक होता है। इसे ग्रीक अक्षर म्यू कहते हैं। यदि आपतन कोण को I और अपवर्तन कोण को R से दर्शाया जाए तब म्यू बराबर होगा साइन I बटे साइन R, या फिर 1 म्यू 2 बराबर साइन I बटे साइन R। 1 म्यू 2 को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से ऐसे दर्शा सकते हैं। ये पहला माध्यम है और ये है दूसरा माध्यम। पहले माध्यम से प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा है और यहाँ पे O बिंदु पर आपतित होने के बाद यह अपने मार्ग से विचलित हो रहा है और यहाँ पे दूसरे माध्यम में किरण प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों जो है इनके बीच में एक निश्चित ये नियतांक होता है, हमेशा जो है एक निश्चित अनुपात में रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपवर्तन की घटना के दैनिक जीवन में कोई दो उदाहरण दीजिए। अपवर्तन का दैनिक जीवन में उदाहरण है। उदाहरण 1, इंद्रधनुष का बनना। जब वर्षा होने के बाद सूर्य निकलता है तो वायुमंडलीय नमी व वर्षा की बूंद के कारण अपवर्तन की घटना से इंद्रधनुष बनता है। दूसरा है पानी की ग्लास में रखे हुए पाइप स्ट्रॉ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, यह भी अपवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कोई प्रकाश की किरण जिस मार्ग पर जाती है, स्थिति उलट देने पर उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। विरल माध्यम से प्रकाश की किरण OA का जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़कर OB मार्ग में जाती है। यदि यही किरण सघन माध्यम BO से उसी विरल माध्यम OA में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात OA मार्ग में वापस लौट जाती है। A म्यू G एयर म्यू ग्लास बराबर होता है 1 बटे ग्लास म्यू A। इस प्रकार से चित्र के द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे ये वायु है, ये ग्लास है और ये MN अभिलंब है। A O B ये आपतित किरण है। प्रकाश जब आती है तो आपतन बिंदु O पर आपतित होने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश BO से जाएगी तो O पर यह आपतित होगा और वह इसी मार्ग से लौट जाती है। जिस मार्ग से आती है अगर दिशा बदल दिया जाए तो वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का उत्क्रमणीयता नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है किसी माध्यम में प्रकाश किरण तेज या धीमी गति से गमन कर रहा है, इसका आभास हमें पदार्थ का अपवर्तनांक कराता है। अधिक अपवर्तनांक वाले पदार्थ में प्रकाश की चाल कम होती है। हीरे के अपवर्तनांक 2.42 है, अर्थात उससे हीरे की प्रकाश की चाल पता चली। कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल निम्नलिखित है, जैसे माध्यम, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, प्रकाश की चाल। हीरा अपवर्तनांक है 2.42, अपेक्षिक घनत्व है 3.52, तो इसमें प्रकाश की चाल होती है 1.24 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक होता है 1.62, इससे कम है। अपेक्षित घनत्व 2.9 से लेकर के 4.5 तक होता है और इसमें प्रकाश की चाल होती है 1.83। इसके सापेक्ष ये जो है ये कम है, तो ये इसका चाल जो है यहाँ पे ज्यादा है 1.83 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल जो है ज्यादा होती है, अपवर्तनांक कम होता है तो चाल ज्यादा होता है, अपवर्तनांक ज्यादा होने पर प्रकाश की चाल कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो उसका हल होगा, दिया है जल का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक ग्लास का अपवर्तनांक है 1.5 है, अतः जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा W वाटर म्यू ग्लास बराबर Ng/Nw। यहाँ पे ग्लास का अपवर्तनांक है 1.5, जल का अपवर्तनांक है 1.33, दोनों को हल करेंगे तो इसका उत्तर होता है 1.13, लगभग 1.33 इसका आंसर होगा। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लगभग होगा 1.33। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है, अवतल दर्पण के निम्नलिखित प्रयोग हैं। पहला है, अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीपों, हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा है, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। और तीसरा है, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है, उत्तल दर्पण का उपयोग। पहला है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पार्श्व के वाहनों, पीछे के वाहनों को देखने के लिए किया जाता है जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। दूसरा है, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों एवं बाजारों पर लगे प्रकाश लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में किया जाता है जिससे प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैल सके। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण का उपयोग तीक्ष्ण मोड़ों पर, ब्लाइंड मोड़ों पर दूसरी तरफ से आने वाले को देखने में होता है, सेफ्टी दर्पण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रश्न 9 है यहाँ पे, वाहनों के साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्यों? वाहनों के साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब ध्रुव से कितनी दूरी में बनेगा? इसका हल होगा, गोलीय उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर है +15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी u बराबर है -10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर, ये हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र के द्वारा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ये दर्पण सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा हम लोग v ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें 2 की वैल्यू दिया गया है, यहाँ फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दिया गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे दिए गए जो वैल्यूज है, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी u का मान, हम लोग u और f का मान रखते हैं दर्पण सूत्र में, तो ये हो जाता है 1/f
15 बराबर 1/-10 प्लस 1/v। पक्षांतर करने पर ये 1/v बराबर हो जाता है 1/15 प्लस 1/10। इसको हल करते हैं तो 1/v बराबर हो जाता है ये 2 + 3/30। यहाँ पे 1/v बराबर होता है 5/30। इसको हल करने पर काटने पर यह हो जाएगा 1/6। अतः v बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। अतः गोलीय उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए तथा परावर्तन नियम का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। उत्तर है, जब कोई प्रकाश किसी से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे ऐसे चित्र बना दीजिए। दर्पण का चित्र है, आपतन बिंदु है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के उत्क्रमणिता की सिद्धांत को सचित्र समझाइए। प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत, कोई प्रकाश की किरण जिस मार्ग पर जाती है स्थिति उलट देने पर उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, इसे प्रकाश का उत्क्रमणिता सिद्धांत कहते हैं। फिर यहाँ पे चित्र बनाना पड़ेगा। हवा, पानी, कांच और ये हवा, ये आपतित किरण है A, B, C, D और E, और ये अभिलंब है MN, ये है यहाँ पे अभिलंब होगा P और यहाँ पे अभिलंब होगा RS। यहाँ पे ये होगा आपतन कोण, फिर आपतन कोण 1, आपतन कोण 2, आपतन कोण 3, ऐसे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, और इसका वर्णन करना पड़ेगा नीचे। चित्र में वायु से पानी विरल से सघन माध्यम में आपतित होने पर किरण AB अपवर्तित होने पर बिंदु B से अभिलंब MN की ओर झुक जाती है और पथ BC का अनुसरण करती है। किरण BC जब बिंदु C पर जल विरल से कांच सघन में प्रवेश करती है तो यह अपवर्तित किरण CD अभिलंब PC की ओर झुक जाती है। कांच से वायु में प्रवेश करते समय किरण CD आपतन बिंदु D पर अभिलंब RS की ओर दूर हट जाती है। इस प्रकार वायु, जल, कांच, वायु वाले निकाय में प्रकाश किरण का पथ ABCDE होगा। इस निकाय को उल्टा करने पर नए निकाय का क्रम वायु, कांच, जल, वायु होगा। इस स्थिति में अपवर्तन के नियम अनुसार हमें प्रकाश किरण का पथ EDCBA प्राप्त होगा। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में चलने के मार्ग में यदि किसी बिंदु पर उसकी दिशा पलट दी जाए तब उसके चलने के मार्ग में उत्क्रमणीय व्यवहार दिखाई देता है। इसे ही प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पहला है वक्रता त्रिज्या, दूसरा है वक्रता केंद्र, तीसरा है ध्रुव, चौथा है द्वारक और पांचवा है फोकस दूरी। यहाँ पे परिभाषा लिखना है। पहला है वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, अर्थात दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र जो कल्पनागत होता है को वक्रता केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है ध्रुव, गोली दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चौथा है द्वारक, गोली दर्पण के
वक्री पृष्ठ की एक सीमा रेखा होती है जिसके व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट है फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट है स्नेल का नियम लिखिए। और दूसरा है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। स्नेल का नियम, यदि प्रकाश किरण एक वर्णी हो तो किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर में एक अनुपात होता है। यही स्नेल का नियम है। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, जहां पे आई आपतन कोण है और आर जो है अपवर्तन कोण है। नेक्स्ट है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारों का टिमटिमाना, तारों की दूरी पृथ्वी से अत्यधिक है। तारों से चलने वाली प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर चलता है। विभिन्न घनत्व की ये परतें उस प्रकाश का विचलन कभी कम या कभी अधिक कर देती है, जिससे तारे की स्थिति बदलती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है यदि कांच और जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 4/5 है, तब जल एवं कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है दिया है कांच और जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 4/5 है। हम जानते हैं कि अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है C/V। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/V। अतः म्यू जल का होगा, म्यू जल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/V जल से, तथा म्यू कांच का अपवर्तनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/V कांच का। जहां पर म्यू जल व म्यू कांच जल एवं कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक है। इस प्रकार V जल बटे V कांच बराबर होगा म्यू कांच बटे म्यू जल। तो यहां पे जल का अपवर्तनांक 4/5 है और कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो इसको मान को यहां रख देते हैं। फिर इसको हल करते हैं तो ये वैल्यू हो जाता है 3/2 गुणित 5/4। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है 15/8, जहां पर V जल और V कांच जल एवं कांच में प्रकाश की चाल है। अतः जल एवं कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात होगा 15/8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तनांक। अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन, जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन और अपवर्तन कोण की ज्या साइन एक निश्चित नियतांक होता है। इसे ग्रीक भाषा में म्यू कहते हैं। यदि आपतन कोण को I और अपवर्तन कोण को R से दर्शाया जाए तब म्यू बराबर होगा साइन I बटे साइन R। म्यू 1 2 बराबर होगा साइन I बटे साइन R। जहां पे म्यू 1 2 को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पे ऐसे चित्र बना सकते हैं, माध्यम 1 और माध्यम 2। यहाँ पे ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। ये साइन I होगा और ये साइन R होगा, ये आपतन बिंदु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है जल का अपवर्तनांक 1.33 है, कांच का अपवर्तनांक ग्लास का अपवर्तनांक है 1.5 है। अतः जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा W, वाटर के लिए W लिखेंगे, कांच के लिए ग्लास के लिए G लिखेंगे। यहाँ पे Ng बटे हो जाएगा NW। तो यहाँ पे मान रख देंगे। ग्लास का अपवर्तनांक है 1.5 और
जल का अपवर्तनांक है 1.33, दोनों को हल करने पर आता है लगभग 1.13। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.13 होगा। थैंक यू।